जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मैं अक्षय मौर्य आज आप सभी का इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, मैंने कोशिश की थी लाइव की, पर टेक्निकल एरर बार बार आ रहा है तो रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। बहुत से क्वेश्चन हो गए तो आप एक काम करना यार, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहां से जवाब दे दूंगा आपको रील्स या कुछ भी बना के। तो जो मेन पार्ट है वो हम इसे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनडी और सीडीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, याद रखो, ठीक है, जो कि तुम्हारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा काम का है, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है अब वो क्या करें, उनके हाथ में अब क्या है, कैसे ये क्वालिफाई करें, किसको एनडीएस सीडीएस को कैसे क्लियर किया जा सके इन बचे हुए महीनों में, क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है। देख सकते हो ऐसा एक नोटिफिकेशन निकला है एनडी और सीडीएस का, है ना। मैं साइड में हो जाता हूँ, देख लो, ये नोटिफिकेशन है। आप सभी जानते हो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ उन्होंने एक और ये पब्लिक प्रेस नोट जारी किया था यूपीएससी ने, जो कब किया था, 28 मई को किया था 2025 में, है ना। 28 मई को। तो जो इसके तीसरे पैराग्राफ है, ये अगर जिस बच्चे ने भी लाइन पढ़ी है तो वो एक चीज पढ़ेगा, द ओल्ड ओटीआर मॉड्यूल विल नॉट बी एप्लीकेबल। जो पुराना ओटीआर मॉड्यूल है वो एप्लीकेबल नहीं है, नया ओटीआर मॉड्यूल क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। इस चीज को आप सभी ध्यान रख सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। और उसमें आप कोई भी अपडेट नहीं कर सकते हो, है ना। ठीक है। तो जो न्यू ओटीआर बना रहे हैं उसमें याद रखना आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, फॉर्म को आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्म भरने के पहले बड़े ध्यान से रहना और बिल्कुल लोड मत लेना, है ना, किसी भी चीज का बिल्कुल लोड मत लेना, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहां कोई भी एडिट नहीं कर सकते हो तुम किसी भी प्रकार का, एक बार जो गलती हो गई मतलब वो गलती हो गई। क्लियर है ये वाली बात। इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करना कि बाद में तुम्हारा फॉर्म क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जैसे देख पा रहे हो 406 वैकेंसी निकाली इस बार एनडीए ने, 406 अच्छी वैकेंसी होती है, 300 प्लस यूपीएससी में जो भी वैकेंसी है वो अच्छी ही मानी जाती है। क्लियर है ये वाली बात। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, इसको मत छोड़ना। साथ साथ हम बात करते हैं कुछ एज लिमिटेशन क्राइटेरिया की। तो आप सभी जानते हो 1 जनवरी 2010 के लोग एलिजिबल है फॉर्म भरना, बाद के नहीं, पर 1 जनवरी 2007 के बाद के लोग नहीं भर सकते फॉर्म, इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ साथ आपके पास बेसिक डिटेल्स आपको पता ही है, 12th रनिंग होना चाहिए एनडीए का फॉर्म भरने में, पीसीएम आपको होना चाहिए, पीसीएम नहीं है तो फिर आप नॉर्मल एकेडमिक्स के लिए एलिजिबल हो, ये चीज सभी को क्लियर होगी। मतलब आर्मी के लिए हो, एयरफोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, या नेवी के लिए। क्लियर है ये वाली बात। तो ये बेसिक सी चीज है। अब हम बात करते हैं क्या का, मेन सिलेबस का, कि जिनका एनडीए लास्ट अटेम्प्ट है वो इस चीज को ध्यान से देखे और समझे। लास्ट अटेम्प्ट ऑफ एनडीए वाले बिल्कुल ध्यान से देखना। पहली चीज तो एलजेब्रा की बात कर रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स की कोई भी एग्जाम की बात करें, एक वर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। मतलब सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट्स के आप एनडीए में नहीं उतर सकते। अब एक सलाह दूंगा, आरडी शर्मा करना बंद कर दो। आरडी शर्मा जो आप रट रहे हो वो आ ही नहीं रही 2016 के बाद से, तो क्या मतलब का। 2016 वॉज द लास्ट, 2017 से अपडेट किया उनने और न्यू फॉर्मेट ले आया मैथ्स में, जो बच्चे को बहुत तकलीफ दे रहा है। मतलब बच्चे 75 नंबर नहीं ला पा रहे। क्यों नहीं ला पा रहे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है आपके। आप उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना नहीं जान रहे। मतलब आप दिमाग नहीं लगा पा रहे कि क्वेश्चन किसका है, किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, आप ये सोच ही नहीं पा रहे। आपको ये सोचना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखो, बिल्कुल यहां गलती मत करना। ये आपको ही करना है, आपके अलावा कोई और हेल्प नहीं कर सकता इसे। तो इन कॉन्सेप्ट्स को छोड़े बिना और एप्लीकेबल
एप्लीकेशन सीखे बिना मत आगे बढ़ो। साथ साथ अभी मैं जब सीडीएस का डिस्कशन करूंगा तो बहुत सारी चीजें एनडीए की भी खुल जाएगी जो एनडीए में खुले तौर पे नहीं लिखी गई है। देखो अब जीएस में लोग कहते हैं जीएस टफ है। पहली चीज मैथ्स का आपका कितने 300 मार्क्स का पेपर हो गया, जीएस आपका कितने का हो गया 600 का, जिसमें से 200 आपकी क्या हो गई भाई इंग्लिश हो गई। तो इंग्लिश का क्या दिक्कत है, बच्चों को इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है। एनडीए को वेकअप कर लो, ये कर लो यार, पढ़ते एक बार क्या बोल रहे हैं। द क्वेश्चन पेपर और जर्नल नॉलेज विल बी ब्रॉडली कवर द सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर। ब्रॉडली वर्ड का मतलब जाने, ब्रॉडली मतलब सब कुछ कवर करेगा। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको 6 to 12 की फिजिक्स पता होनी चाहिए, बेसिक्स। उसका मतलब होता है ब्रॉडली कवर करना। क्लियर हुई ये वाली बात। अब चाहे वो जनरल साइंस हो, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे सोशल स्टडीज हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे करंट इवेंट्स हो। अब ये करंट इवेंट्स को अपन कहते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से ही कनेक्ट होके बनता है आपका पेपर। 70% पेपर आपका करंट अफेयर से कनेक्ट होके स्टैटिक बनता है, इसलिए इन्होंने ये वर्ड यूज किया है ब्रॉडली कवर। समझो ना, समझ ले। दिस द सिलेबस गिवन बिलो डिजाइन्ड टू इंडिकेट द स्कोप ऑफ दी सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन दिस पेपर। क्या मतलब हुआ, सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया है जो इंडिकेट करेगा स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट, जो स्कोप है सब्जेक्ट्स के वो आपको मदद करेंगे। द टॉपिक मेंशन आर नॉट टू बी रिगार्डेड exist and question on topic of similar nature not specifically mentioned in the syllabus may be also asked। सबसे बड़ी बात इस लाइन में वो कह रहे हैं आपसे कि जो चीजें हमने ऊपर लिखी है सिर्फ आप उससे मत पढ़िए, जो चीजें मेंशन नहीं है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो जरूरी बात नहीं है जो नहीं लिखा तो वो नहीं पढ़ना। कई बार मैं बोलता हूं क्लास में। अब लास्ट लाइन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट आंसर्स आर एक्सपेक्टेड टू शो देयर नॉलेज एंड इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब बात वही आ गई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपका इंटेलिजेंट मतलब आपका आईक्यू लेवल और आपकी समझ कितनी है जो आप इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपको फैक्ट नहीं पूछेगा, आप वो उसने खुद कहा है कि मैं फैक्ट नहीं पूछ रहा, पूछ लिया तो वो आपके नंबर 1-2 नंबर है, पर वो आपसे क्या पूछेगा, आपकी इंटेलिजेंस कितनी, आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे चीजों को, आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, तभी जाके आप पेपर निकाल पाओगे, नहीं तो आप पेपर नहीं निकाल पा रहे हो। दिक्कत ये आ रही है आपके पेपर नहीं निकालने में। क्लियर हुई ये वाली बात आप सभी को? क्लियर है कि नहीं एक बार बता देना कमेंट करके हमें, क्योंकि ये जो लेक्चर रहेगा ये कैसा रहेगा भाई, रिकॉर्डेड है, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा तो यार चीजें हमें थोड़ी लेट पता चलेगी। क्लियर हुई ये वाली बात? अब बात करते हैं फिजिक्स की। देखो फिजिक्स में उन्होंने सारी चीजें मेंशन कर रखी है, पर अब ये देखो बच्चे जब इसको पढ़ेगा ना वो कहेगा यार प्रॉपर्टीज, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना, मास, वेट, ये, पर वो एक चीज ना भूले, मैं फिर से मार्क करूंगा उससे, नॉलेज एंड द इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इसको मत भूलना, बस पढ़ो पर इसके बिना मत पढ़ना। क्या आपका मैटर ज्योग्राफी से कनेक्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्लाइमेटोलॉजी में। ठीक है, क्या आपका मास और वेट ज्योग्राफी से कनेक्ट हो रहा है? हाँ। डेंसिटी? हाँ। मतलब जरूरी नहीं है अब डेंसिटी का क्वेश्चन साइंस से डेंसिटी उठे, साइंस से कनेक्ट होकर ज्योग्राफी डेंसिटी पे आ सकता है वो आपके पास। ये इसी को तो कहेंगे इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, this can be also connected from geography. Newton's law of motion can be connected from geography. Means all the physics which you are studying, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो वो आप ज्योग्राफी से रिलेट करो और आंसर कर सको, और ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करके आपको फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसी को हम कहेंगे इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। और इसी वजह से 99 बच्चे एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाते। 99 तो ज्यादा कह दिया मैंने,
85% बच्चे एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाते इसी एक गलती के चक्कर में कि भाई कम पढ़ेगे तो काम एग्जाम निकाल लोगे। भाई तुम रिटर्न निकाल लोगे पर एसएसबी में तो रिजेक्ट हो जाओगे। एज अ ऑफिसर, एज अ टीचर मुझे ये सलाह देनी चाहिए तुम्हें कि पढ़ो सिर्फ एसएसबी के लिए नहीं या एग्जाम निकालने। लेफ्टिनेंट एक छोटा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग ऑफ वो सीढ़ी जो तुम सक्सेस चाह रहे हो। लेफ्टिनेंट क्या है? पहली सीढ़ी है। तुम्हें बढ़ना है भैया चीफ ऑफ आर्मी या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए। लेफ्टिनेंट तो पहली सीढ़ी है, समझे? तो अगर तुम्हें वो बनना है, साहिब से हायर पोस्ट पे जाना है आर्मी में, तो ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मेरा टारगेट ये नहीं है कि तुम सिर्फ लेफ्टिनेंट रहो, तुम इस देश के सर्वोच्च पद पे जाओ आर्मी के, मेरा टारगेट ये है। और वो तभी जाओगे जब इस सिलेबस को आप फॉलो करोगे। फॉर एग्जाम्पल आईएएस आईपीएस एग्जाम होता है, जो जितने भी कलेक्टर और एसपी है वो बच्चे हैं, वो पद बहुत छोटे हैं, वो बस खेलने दे दिएगा खिलौना कि खेलो जाओ प्रैक्टिस करो। मेन टारगेट क्या है कलेक्टर होने का और आईपीएस होने का? कि आप कहां बैठो, केंद्र सरकार में सेक्रेटरी रहो, आप सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ बैंक, यू आर द किंग ऑफ इंडिया, सारा कुछ आपके कंट्रोल में। वो है मतलब आपका आईएएस आईपीएस होने का। ऐसे ही जब हम बात करते हैं एनडीए सीडीएस की, तो लेफ्टिनेंट होने का मतलब ये इट्स अ फर्स्ट स्टेयर्स, पहली सीढ़ी है। आपको क्या होना है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनना है, आपका टारगेट ये होना चाहिए, समझे? इफेक्ट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, एवरीथिंग। अब लेटेंट हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट मुझे याद आ रहा है ज्योग्राफी में इवेपोरेशन में यूज होती है और कंडक्शन में, अगर मैं सही हूं तो। इंटरकनेक्ट मैंने किया ना, ये चीज तुम लोग क्यों नहीं करते हो? करो, और करनी पड़ेगी तुम्हें। साउंड वेव, अब देखो इधर साउंड वेव दे दी, अब वही मेरा दिमाग जाएगा वॉल्केनो वेव, एस वेव, पी वेव, उनको भी इससे कनेक्ट किया जा सकता है ना? तो हमें ऐसा प्रिपेयर होना है। और जो इंदौर डिफेंस एकेडमी में है, जो वो तो हो ही रहा होगा, कोई नई बात नहीं है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो क्या बेहतरीन वर्क दिया। द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश विल बी डिजाइंड टू टेस्ट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड। भाई शब्दों का यूज करना जानते कि नहीं जानते? वोकैब जानते हो कि नहीं जानते? वो कह रहा है मैं वोकैब पूछूंगा और साथ साथ तुमसे इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी पूछूंगा कि तुम्हें समझ है कि नहीं, कि तुम इंग्लिश को लैटिन में समझ पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते, चीजों को एकदम से रिवाइंड कर पाते हो दिमाग में कि नहीं कर पाते। सिर्फ कॉन्सेप्ट रट के जाने से अब काम नहीं बनेगा कि आपने प्रोनाउन रट लिया, वो क्या कहते हैं, प्रोनाउन की आपने डेफिनेशन रट ली, नाउन की डेफिनेशन रट ली, रट के चलेगा ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, ऐसा काम नहीं होगा। अब काम होगा अंडरस्टैंडिंग, समझ से। कुछ भी पूछेंगे, क्या तुम उसमें से चीजें अलग कर पा रहे हो कि नहीं? अगर कर पा रहे हो देन यू आर वेलकम टू द एकेडमी, अदरवाइज मैच नॉट फाउंड। ये आता ही है। क्लियर हो ये वाली बात सभी को? क्लियर है कि नहीं? दिस सिलेबस कवर वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक ग्रामर, यूसेज, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन, एक्सटेंड द टेक्स्ट टू टेस्ट द कैंडिडेट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ठीक है, आपकी सारी चीजें चेक की जाएगी इंग्लिश में, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो छोड़ी जाए। अगर आपने इस पूरे सिलेबस में से सिर्फ एक चीज पढ़ी होगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, शायद जब जब मुझसे कोई बच्चा मिलता है ऑफलाइन में तो मुझसे एक चीज कहता हूं, यूपीएससी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हर जगह उन्होंने वो वर्ड दे रखा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ होनी चाहिए बस। अब करंट इवेंट्स की बात करते, तो ये सभी को पता है कि कहाँ जाना है। इंदौर आईडीए पे आ जाओ, अक्षय सर एंड में एक 15 दिन पहले एक करंट अफेयर की सीरीज चलाएंगे, उसमें से सब कुछ आ जाएगा। उसके लिए मत मेहनत करो, वो मैं कर लूंगा। क्लियर है कि तुम लोग करोगे मेहनत? हाँ, बहुत से बच्चे हैं जो आईडीए में आना पसंद नहीं करते पर वीडियो देखना पसंद करते। तो एक आइडिया देता हूँ, जब जब करंट अफेयर पढ़ो
क्या चेक करो, क्या वो हिस्ट्री से कनेक्ट हो रहा है, साइंस से कनेक्ट हो रहा है, तीनों सेगमेंट साइंस के आ गए, ज्योग्राफी से कनेक्ट हो रहा है, क्या आर्ट एंड कल्चर से कनेक्ट हो रहा है, पॉलिटी से कनेक्ट हो रहा है, क्या इकोनॉमी से कनेक्ट हो रहा है, क्या इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट हो रहा है। बस आपका काम हो गया, आपको स्टैटिक पता चल गया क्या पूछने वाला है वो। क्लियर हुई ये वाली बात सभी को कि नहीं? कमेंट करना। चलो अब आ जाते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन पे। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड इंटरनेशनल डेट, मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट, पूरा फिजिक्स लिख दिया उनने। भाई लगेगा ही ना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, ओशियन करंट एंड टाइड्स। क्लाइमेटोलॉजी के बिना जो व्यक्ति, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीएससी देने जा रहा है ज्योग्राफी का, वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। फिजिकल ज्योग्राफी कर लो उसके बाद, और पहले तो क्लाइमेटोलॉजी पे स्ट्रांग होल्ड कर लो, कोई भी नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा, फिजिकल ज्योग्राफी से भी नहीं कटेगा, है ना। अब एक चीज मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये देखो, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी आपको पता होनी चाहिए। मैं लेफ्ट हैंडी भी हूं, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी आपको पता होना चाहिए, जो कि आप पढ़ोगे, आप छोड़ देते हो, इसलिए तो वो रीजनल मिनरल्स पूछ लेता और तुम्हें पता नहीं चलता। कहां से पूछता वो? आपसे पूछता है करंट अफेयर से। कहां से पूछता है वो? करंट अफेयर कनेक्ट करके पूछ लेता है, और आप गलती कर जाते हो। क्लियर हुई ये वाली बात सभी को? चलो अब देखो हिस्ट्री की बात करते। अब ठीक है, हिस्ट्री दी क्यों गई है? हिस्ट्री दी गई है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इधर भी, अब देखो, द ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब हर कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ एम्फेसिस होना चाहिए कल्चर और सिविलाइजेशन पे। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हम पढ़ते हैं, एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है इंडो डिफेंस पे। 5 ईयर प्लान, पंचायती राज, कॉर्पोरेट कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब देखो यही एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये वाला, ये इस वाले को। और इसमें से एक और बेसिक चीज है जो कि बहुत से आजकल के युवा बच्चों को पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों, बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। यूपीएससी आपसे बोल रहा है आपको बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी पता होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो यहां आने के, नहीं तो नहीं हो शायद। अब ये देखो, ये एंड में जो टॉपिक दिए ना, रशियन रेवोल्यूशन, मॉडर्न वर्ल्ड, फोर्स शेपिंग, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, साइंस एंड टेक सोसाइटी, कॉन्सेप्ट ऑफ वन वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन, ये सब क्या है? ये आपके एसएसबी के टॉपिक्स तो ये, इसी पे से तो मैक्सिमम एसएसबी में क्वेश्चंस होते हैं आपसे, उसने पहले ही दे रखा है आपको पढ़ने को। अगर आपकी ये टॉपिक पे स्ट्रांग होल्ड है, देखो रोल ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट वर्ल्ड, 90% क्वेश्चन यहां से होता है एसएसबी में। अगर आप इनके बेसिक, अब पीछे जाओ, अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग पता है तो आप आंसर इजीली कर लोगे, और नहीं पता, बेसिक चीजें नहीं पता, तो 1 एसएसबी, 2 एसएसबी, 3 एसएसबी, 4, 5, 6, 7, 8 गिनती चलती रहती है, खत्म नहीं होती। तो हम एक चीज समझे, हिस्ट्री हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हिस्ट्री पे ही डिपेंड है हमारा एसएसबी के रूल्स। तो थोड़ी बेसिक नॉलेज तो हिस्ट्री की हमें लेनी पड़ेगी। क्लियर हुई ये वाली बात? अब आओ बात करते हैं सीडीएस। सीडीएस वालों, तुम सभी को अब एक्टिव हो जाना चाहिए, और टाइम निकल चुका है हाथ से। आ जाओ वैकेंसीज की बात करते हैं। 453 वैकेंसीज है, अब 453 वैकेंसी है। क्या जान मांग लोगे? जान मांग लोगे क्या? नहीं मांगोगे ना, जान तो नहीं मांगोगे ना। तो चलो, इंग्लिश इस बार बच्चों को सबसे टफ लगा यार, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ये क्या पूछ लिया भाई। उसने बोला था तुमसे, तुम पढ़ के नहीं गए तो तुम्हारी गलती है। क्यों? द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश विद वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। वो तो बोल रहा है, हम पूछेंगे, हम मना नहीं कर रहे। तुम अपने काम में मक्कारी कर रहे हो, कम पढ़ रहे हो, तो ये गलती तुम्हारी, इसलिए पेपर तुम्हें टफ लग रहा है। क्या इस बार लोग सेलेक्ट नहीं हुए सीडीएस में? हुए हैं ना,
मतलब उनने इस चीज को ईमानदारी से फॉलो किया है, इसलिए। क्लियर हुई बात? फिर से वही बात आ गई, कहानी घूम के, मतलब मैं गाड़ी यहां से चालू करता हूं और वापस घूम के यहीं आ जाता हूं, कहां पे? बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे। अब देखो, स्टैंडर्ड ऑफ सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, सीखना चीजें। द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर ऑफ एलिमेंट्री मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स भैया 12th लेवल तक की पूछी जाएगी, ये पता ही है। अब नीचे की लाइन पढ़ो, द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर इन द अदर सब्जेक्ट विल अप्रोक्सीमेटली बी सच मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ ग्रेजुएट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। मतलब पेपर ऐसा डिजाइन करेगी, ये उम्मीद की जाती है जो इंडियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो वो पेपर को सॉल्व कर ले। मतलब लेवल थोड़ा हाई होगा। जब वो एनडीए से बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछ रहे हैं, तुमसे जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछेगा तो थोड़ा लेवल ऊपर करेंगे ना, और वो लिख के दिया है इंडियन यूनिवर्सिटीज। भैया अब इंडियन यूनिवर्सिटीज में आईआईएम भी आता है, आईआईटी भी आता है। वो अब हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, और छोटी छोटी ऐसी कॉलेजेस भी है, तो लेवल आप खुद कनेक्ट कर सकते हो। ये लास्ट लाइन मेरी फेवरेट है पूरे सिलेबस की। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। देखो अब वो कह रहा है भैया हर दिन का हम पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, उसका ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एक्सपेक्ट मे बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एजुकेटेड पर्सन। क्या लिखा उनने कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर, मतलब बात वही अंडरस्टैंडिंग वाली कर रहे हैं वो, कि एक एजुकेटेड पर्सन से, जैसे कि आज मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, मैं जीडीपी पढ़ा रहा हूं, तो जीडीपी को मैं रिलेट कर सकता हूं खुद के घर की जीडीपी से समझने के लिए। यही तो हुआ एजुकेटेड पर्सन। ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस, दुकान पे जा रहा हूं, लेन देन हो रहा है, हाँ यार जीडीपी तो चल रहा ही है, मैंने उससे चाय ली है ना। याद करो फैक्टर ऑफ इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड क्या है? जमीन, रेंट पे उसको मनी मिल रहा, लेबर जो काम कर रही है उसको मनी मिल रहा, कैपिटल वो किस लिए? इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट। तो चाय की दुकान पे मैं जा रहा हूं, जो 2 रुपए का मग है, 50 पैसे का मग है, ठीक है, 1 रुपए की शक्कर, 1 रुपए की चाय पत्ती है, तो कितना हो गया? 2.5 रुपए हो गया। 1 रुपए की लेबर 3.5 रुपए, ठीक है, और 1 रुपए और जोड़ दो, मतलब मोटा मोटा हिसाब 5 रुपए की चाय पे 1 रुपए उस दुकानदार को जा रहा है। ऑब्जर्वेशन है ना हमारा। एजुकेटेड पर्सन से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अब इसी को तो हम कहते हैं इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरकनेक्ट हम अपनी रियल लाइफ में जी रहे हैं। हु इज नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी ऑन एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है हम ऐसी उम्मीद करते हैं आप पढ़े लिखे हो, आप ये सब कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने स्पेशल स्टडी की हो किसी भी साइंटिफिक सब्जेक्ट पे। आप एजुकेटेड पर्सन हो, मतलब ये बेसिक चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। क्या बात हो रही है? याद करो, विजडम, विजन और नॉलेज की बात कर रहे हैं यहां पे ये लोग। The paper will be including question on history of India, geography and nature, which candidate should be able to answer without special study। भैया तुमने कोई मास्टरेट पीएचडी ने की हो, बिना पीएचडी करे आप आंसर देने के लायक हो है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दे आर आस्किंग यू द अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप एप्लीकेबल कर सको अपनी दैनिक लाइफ में। आप इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से समझो कि जो आप अप्लाई कर सको, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे और एक फ्यूचर में सबसे इंडिया की हायर पोस्ट पे आप देखने को पाए जाओगे। क्लियर हुआ ये वाला सिलेबस सभी को? कुछ समझ में आया किस अप्रोच से पढ़ना है? मतलब अब क्वेश्चन जैसा भी बने, तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो तुम उसका आंसर सही करोगे, और नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो जिन जिन के लास्ट अटेम्प्ट है, याद रखना इस चीज को, नोट डाउन कर लेना, ऐसे ही मेहनत कर लो कि 1.5 महीने 2 महीने में तुम एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। अगर इस हिसाब से मेहनत करोगे ईमानदारी से तो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले लेक्चर में।